Hello, dear student. I am your chemistry diploma teacher, Professor Gage Sachin Mohan from Sanjoni KBP Polytechnic, Kopargaon. Welcome all of you in the Sanjoni Lecture Management System. In today's class, we are going to discuss the besimerization. In the last class, we completed the smelting process of your copper pyrite. After smelting, you will get a molten mass of your matte. It's a combination of your what? The cuprous oxide and the ferrous oxide called as the molten matte. Once you will obtain the if you will get a molten matte, then that matte is subjected for the besimerization. So besimerization is carried out in a besimer converter which is pear shaped and made up of steel material, and that material is lined inside with lime or the fire bricks. Now that Bessemer converter is fixed on pivots and can be mounted to any direction. We are going to see the Bessemer converter first. See here, this one. Okay, so this is the Bessemer converter. It is mounted on pivot, so it will tilt to any direction. It can be mounted in any direction, this way or this way, like this. It is like a concrete mixture. It is a pear shape, like your oval shape, this one. And this converter, Bessemer converter, is made from the steel. और यहाँ पे जो अंदर का जो स्टील है ना, तो उसके बीच में फायर ब्रिक्स का भी कंस्ट्रक्शन होता है. इट इज लाइन इनसाइड विथ आइदर लाइम. लाइम से उसको कवर किया जाता है, फिर फायर ब्रिक से उसको कवर किया जाता है. उसको हम बोलते हैं बेसिमर कन्वर्टर. तो हमें क्या क्या करना है कि इन द बेसिमराइजेशन हमको लेना है आपका मोल्टन मैटी, एंड मोल्टन मैटी इज मिक्सड विद द लिटिल अमाउंट ऑफ ए सैंड. सो यहाँ पे हम मिक्सचर लेने वाले हैं मैटी प्लस सैंड का. किस में? ये बेसिमर कन्वर्टर में. तो उसको हम बोलते हैं बेसिमराइजेशन. ठीक है. बेसिमर कन्वर्टर क्या होता है? स्टील से बना हुआ, जिसके अंदर फैब्रिक का कंस्ट्रक्शन है, फिर लाइम का लाइनिंग है. ठीक है. और उसका जो भी शेप है उसको हम बोलते हैं पियर शेप. इट इज़ फिक्स्ड ऑन पाइवोट्स एंड कैन बी माउंटेड इन एनी डायरेक्शन. उसको हम इसको बोलते हैं पाइवोट, या फिर यस, दे कैन बी टिल टू एनी डायरेक्शंस. तो इसकी वजह से, इसके ऊपर खड़ा होने की वजह से एक किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है, मूव हो सकता है बेसिमर कन्वर्टर. ठीक है. सो हियर द कॉपर कन्वर्टर इज अ साइड ब्लोन कन्वर्टर ऑफ अबाउट 7 to 70 tons capacity, which is provided with the pipes or the wires in the side which are placed in high enough. So यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक पाइप से, उसको हम ट्वायर्स बोलते हैं. ठीक है. हम उसको क्या बोलते हैं? ट्वायर्स बोलते हैं. तो यहाँ पे ट्वायर से, यहाँ पे ट्वायर से कि जहाँ पे इसे इस ट्वायर से, यानी कि इट इज़ नथिंग बट द, इसको हम बोलेंगे सो ट्वायर्स को हम थोड़ा सा साइड में लगा देता हूँ मैं इसको. ठीक है. तो यहाँ पे ट्वायर्स, यहाँ पे ट्वायर्स है, यानी कि पाइप्स है, कि जिससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हॉट एयर ब्लो करेंगे, सिमिलर टू द ब्लास्ट फर्नेस, जैसे कि हम ब्लास्ट फर्नेस में देख चुके हैं. तो यहाँ से हॉट एयर भी पास करेंगे और सैंड भी पास करेंगे, लेकिन उसका जो भी हाइट होगा, नाउ दैट पाइप्स और द ट्वायर्स इन द साइड्स विच आर, तो यहाँ पे ट्वायर साइड में, ट्वायर साइड में विच इज़ प्लेस्ड हाई इनफ. तो उसका जो भी हाइट है, उसका हाइट सफिशेंट ज़्यादा है, कि जिससे क्या होगा कि आपका जो मेटल है वो उस टॉयर के नीचे गिरेगा, और उसके वजह से क्या होगा, एक्सेप्ट द ऑक्सीडेशन एक्शन ऑफ द ब्लास्ट. उसके वजह से ऑक्सीडेशन जो होगा, उसका जो एक्शन होगा, वो पूरी तरह से हमें प्रॉपरली मिल जाएगा. नाउ
द ऑब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्टर इज टू कन्वर्ट द मैटी। इसका मतलब होगा कि बेसिमराइजेशन कन्वर्टर में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिमराइजेशन। सो वी हैव द मोल्टन मैटी। मोल्टन मैटी का मतलब होगा आपके मिक्सचर में CO2S एंड FeO का मिक्सचर है, ठीक है, CO2S। अभी पिछली बार हमने दिखाया था CO2O एंड FeO। तो यहाँ पे हमने CO2S इसलिए दिखाया है कि मान लो कि कुछ ना कुछ ऐसा इतना भी परसेंटेज होगा क्यूप्रस सल्फाइड का कि जो कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी कि कुछ तो बचा हुआ क्यूप्रस सल्फाइड उसमें प्रेजेंट है। तो CO2S और FeO उसको हम बोलते हैं मोल्टन मैटी। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कन्वर्टर टू कन्वर्ट द मैटी मीन CO2S प्लस FeO into the blister copper containing 96 to 98% कॉपर। उसको हमें पूरी तरह से कॉपर में कन्वर्ट करना है, उसको हम बोलते हैं बेसिमराइजेशन। और जो भी कॉपर हमें मिलता है बेसिमराइजेशन से तो उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, जिसमें कम से कम 96 टू 98% कॉपर होता है, प्योर कॉपर होता है। क्या होता है? 96 टू 98% प्योर कॉपर होता है। तो उसको हम बोलते हैं बेसिमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नाउ हियर द कन्वर्जन टेक प्लेस इन 2 stages. In the first stage, all FeS is preferentially oxidized to FeO। तो मान लो कि आपके पास ये मोल्टन मैटी CO2S और FeO का मिक्सचर है, उसको हम बोलते हैं मोल्टन मैटी। अगर इसमें FeS अगर बचा है तो FeS विल गेट ऑक्सीडाइज, उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है FeO में, क्योंकि जो भी रिएक्शन है दैट रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर, अ ब्लास्ट ऑफ द हॉट एयर। सो इन द फर्स्ट स्टेज all FeS ferrous sulfide is preferentially oxidized and converted into the FeO, and later on that FeO combine with the sand called as the SiO2, and when it is combined with the sand it will form what? FeSiO3, उसको हम बोलते हैं slag। तो all FeS is converted into the FeO and FeO is removed as a slag, और slag को हम निकाल देंगे। ये हमारा पहला स्टेज होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट है आपका FeS, ओके, उसका ऑक्सीडेशन हो गया थाइस O2। यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करेंगे हम, ट्वाइस FeS थाइस O2, इससे बना, इसका ऑक्सीडेशन होके बना ट्वाइस FeO प्लस SO2, यानी कि ट्वाइस SO2। तो पहले स्टेज में क्या हुआ? स्टेज में क्या होने वाला है? जो भी FeS है उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसका कन्वर्जन FeO में होगा। जो भी FeO है वो रिएक्ट करेगा सैंड के साथ, SiO2 के साथ, और उससे बनेगा FeSiO3, जिसको हम बोलते हैं स्लैग। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, conversion of FeS to the FeS to FeO and FeO to FeSiO3। सेकंड स्टेज में क्या होगा? अ पार्ट ऑफ CO2S, जो भी CO2S है ना, CO2S, तो यहाँ पे हम CO2S या जो भी मिक्सचर CO2S एंड FeS, तो FeS को कन्वर्ट करेंगे हम FeO में, FeO को कन्वर्ट करेंगे हम FeSiO3 में। CO2S का ऑक्सीडेशन होने वाला है CO2O में और बाद में लास्ट में कॉपर में, ठीक है। तो जो भी CO2S बचा है ना, CO2S, तो उसका क्या होगा? उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईयर। तो यहाँ से हॉट ईयर हम ब्लो कर रहे हैं, यहाँ पे हॉट ईयर हम ब्लो कर रहे हैं, उसके साथ हम सैंड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हॉट ईयर है, इसका मतलब इसका क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। सो CO2S का होगा ऑक्सीडेशन बाय बैलेंसिंग रिएक्शन, इसका ऑक्सीडेशन होगा और आपको मिलेगा ट्वाइस CO2O प्लस ट्वाइस SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ठीक है। और दूसरे स्टेज में क्या होगा? ये जो CO2O है ना, CO2O, ये रिएक्ट करेगा CO2S के साथ। तो यहाँ पे देखिए CO2O react with CO2S and it will form copper plus SO2,
कॉपर प्लस SO2। इसका मतलब क्या होगा कि जो भी क्यूपरस सल्फाइड है वो ऑक्सीडाइज होगा क्यूपरस ऑक्साइड में, और क्यूपरस ऑक्साइड रिएक्ट करेगा क्यूपरस सल्फाइड के साथ और उससे बन जाएगा आपका कॉपर। दिस इज द सिंपल रिएक्शन। अगेन हम देखेंगे सेकंड स्टेज में क्या होने वाला है। ये जो Cu2S है उसका ऑक्सीडेशन होगा, मैं बैलेंस नहीं करूँगा अभी रिएक्शन, उससे बनेगा आपका CO2O और ये सल्फर का बन जाएगा SO2। ये जो Cu2 है ये रिएक्ट होगा क्यूपरस सल्फाइड के साथ, सो Cu2S रिएक्ट होगा Cu2O के साथ और उससे बनेगा आपका कॉपर और निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कॉपर मिला, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। सो हेंस in the converter air is mixed with the sand is blown through hot molten mass called as METI. FeS which did not oxidize get oxidized into the FeO and forms FeSiO3. It is powered up by tilting the converter, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी कन्वर्टर है, तो कन्वर्टर में हमने क्या किया है, वो मोल्टन मेटल लिया है जो कि हमें स्मेल्टिंग में मिला था, उसको मिक्स किया किसके साथ, सैंड, और ईयर को ब्लो किया, हॉट ईयर को ब्लो किया। तो उससे क्या होगा, मोल्टन मेटल में जो भी फेरस सल्फाइड बचा हुआ है ना उसका ऑक्सीडेशन होगा FeO में, और FeO कंबाइन करेगा सैंड के साथ, उससे बनेगा FeSiO3, और उसको हम उस कन्वर्टर को टिल्ड करके निकाल देंगे, उसको उस स्लैग को हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि फेरस इम्प्योरिटी को हम बाहर निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, जो बचा हुआ Cu2S है, Cu2 यानी कि क्यूपरस सल्फाइड, उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, यहाँ पे Cu2S को हम ऑक्सीडाइज करेंगे Cu2O में। ठीक है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज एंड लेटर इट कंबाइन विद द रेस्ट ऑफ Cu2S, और वो कंबाइन होगा बचे हुए Cu2S के साथ और उससे बनाएगा कॉपर और निकल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड्स। तो यहाँ पे देखिए मेटालिक कॉपर, वट एवर द मेटालिक कॉपर इज ऑब्टेन, दैट मेटालिक कॉपर इज कॉल्ड एज ब्लिस्टर कॉपर, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। Now this is very vigorous and audible reaction. The heat set free is sufficient to keep charge in a fused state. So all the charge in a molten state. So the blister copper is run off into the sand molds. तो जो भी blister copper हमें मिला है वो हम लेंगे इस मोल्ड में, सैंड की मोल्ड में, and that copper is called as the blister copper because of blister appearance it assumed during the solidification due to the escape of CO2 held in a solution by the molten copper। तो इसको हम ब्लिस्टर कॉपर क्यों बोलते हैं कि मान लो कि ये मोल्ड, ये हमारा ये मोल्ड है, सैंड का मोल्ड है, तो उसमें हमने ये मोल्टन कॉपर को डाला, मोल्टन कॉपर में क्या है तो डिजोल्व SO2 गैस है। जब भी उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, यानी कि जो हमारा लिक्विड है तो वो ठंडा होने के बाद क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा ना, तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। जब भी सॉलिडिफिकेशन होता है तो उसमें जो SO2 गैस है वो इससे बाहर निकलता है और उसकी वजह से उसके सरफेस के ऊपर ऐसे फोड़े आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर। तो दैट्स वाई दैट कॉपर इज कॉल्ड एज द ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर का मतलब होगा कि उसके सरफेस के ऊपर स्वेलिंग है, स्वेलिंग, फोड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर में मैंने ऑलरेडी बताया कि 96 to 98% क्या होता है, कॉपर होता है, उसमें क्या होता है, कॉपर होता है, और रेस्ट इज बिगिनिंग आयन टुगेदर विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर एंड ऑरम प्रेजेंट ओरिजिनली इन द ओर, इट रिक्वायर्ड रिफाइनिंग। और इसके अलावा ऐसी इम्प्योरिटी जो निकलती नहीं है, आयन की हो सकती है, और उसके अलावा सिल्वर एंड आपकी चांदी यानी कि ऑरम की इम्प्योरिटी उसमें होती है, तो उसको हम बोलते हैं बेसिमराइजेशन और बेसिमर कन्वर्टर। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया है, इट्स अ कॉमन रिएक्शन। यहाँ पे देखिए उसमें क्या है, C2S है, ठीक है, क्या है, हॉट एयर है, सैंड है। सो हॉट एयर इसका मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये सल्फर निकल जाएगा एज SO2 और ये ऑक्सीजन इसके साथ चिपक जाएगा तो बनेगा CO2O, ये SO2 निकल गया तो इसका छोड़ो, ये निकल गया। CO2S है, O2 है, ऑक्सीडेशन होगा तो मे बी प्रोपोर्शन 2:5 होगा तो CSO4 बनेगा, CO ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये ऑल CO2S का कन्वर्जन CO2O में हो गया। CO2O क्या करेगा, ये CO2S के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, कॉपर बनाएगा,
और SO2 गैस क्या होगा, रिलीज होगा। या फिर जो भी CuSO4 है वो रिएक्ट करेगा CO2s के साथ और फिर से कॉपर बनेगा, SO2 क्या होगा, रिमूव होगा। इन दिस वे ऑल CO2s इज कन्वर्टेड इनटू द कॉपर, ऑल CO is converted into the copper with the help of CO2s and it will form the blister copper like this. Okay, here the example and the reaction is given, same reaction again, cuprous sulfide उसका ऑक्सीडेशन होता है, बनता है ऑक्साइड, SO2 गैस निकल जाता है। ठीक है, ऑक्साइड क्यूपरस ऑक्साइड रिएक्ट होता है क्यूपरस सल्फाइड के साथ, बनता है कॉपर, उसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होता है। ठीक है, अगर FeS है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, बनता है FeO, SO2 गैस निकलता है और सभी FeO किसके साथ रिएक्ट होता है, सैंड के साथ रिएक्ट होता है और उससे बनता है आपका FeSO3, उससे हम बोलते हैं स्लैग, और स्लैग हम निकाल लेते हैं बेसिमर कन्वर्टर की, जो कि ऐसा है लाइक दिस वन, ऐसा टिल्ट है ना, तो उसको हम ऐसा आड़ा करके उसको निकाल देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेसिमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, कॉपर मेटल मिल गया। सो दैट्स वाई दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिमराइजेशन। तो ब्लिस्टर कॉपर में 96 to 98% क्या है, प्योर कॉपर है। तो देखिए ये आपका जो सॉरी आपका ये दिख रहा है ना, ये देखिए इसको हम बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। ये ब्लिस्टर है, देख रहे हैं ना आपको, ये स्वेलिंग है जैसे फोड़ा जैसे दिख रहा है, ब्लिस्टर कॉपर SO2 होने के कारण। तो ब्लिस्टर कॉपर 99%, इतना तो नहीं होता, 98% तक प्योर होता है। ठीक है, इट इज़ मेनली कंटेन, उसमें बहुत सारा इम्प्योरिटी भी होता है, फेरस का होता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, लेड हो सकता है, सिल्वर है, ऑरम है, ये तो मान लो कि 2% उसमें इम्प्योरिटी है। ये अलग अलग मेटल का इम्प्योरिटी उसमें होता है। So these impurities are adversely affect the electrical as well as the mechanical property. अब थोड़ा impurity भी होगा तो बाकी का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, लेकिन now the metal, copper metal, they are generally used in a electrical department. For a good electrical conductivity we need a pure metal. हमें अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चाहिए तो उसके लिए हमें प्योर मेटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हमें चाहिए तो उसके लिए हमें भी प्योर मेटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फॉर electrical purpose it is necessary to have the 100% pure copper, and therefore whatever the impurities which is present, 2% impurity should be removed, and therefore to remove the impurities from the blister copper, that copper is subjected for the last step is called as the refining of blister copper. तो रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, रिफाइनिंग इन द सेंस बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट इन द सॉल्यूशन ऑफ योर कॉपर वी कैन obtain the extra pure copper from the blister copper is called as the refining. तो ये जो कंसेप्ट है ना रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, तो हमने पहले सेमेस्टर में इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट स्टडी किया है। सो वही कंसेप्ट है, दूसरा कोई कंसेप्ट नहीं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के साथ स्टडी करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कंसेप्ट है, यहाँ पे ये सिंपल है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्लिस्टर कॉपर है उसका सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, या फिर हमें ब्लिस्टर कॉपर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास ये ब्लिस्टर कॉपर है। ठीक है, अल्टरनेटिव ब्लिस्टर कॉपर है, ये ब्लिस्टर कॉपर है। ठीक है, तो उससे हमें एनोड बनाना है, किसको, ब्लिस्टर कॉपर को। तो इसका मतलब क्या है कि उसे हमें पॉजिटिव को कनेक्ट करना पड़ेगा, उनके बीच में हमें कॉपर के जो भी प्योर स्ट्रिप है ऐसा अरेंजमेंट होगा हमारे यहाँ पे, और उसको हम बनाना पड़ेगा कैथोड निगेटिव, और यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा कॉपर सल्फेट का CuSO4। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर है, यहाँ पे देखिए जिसको हमने जो भी ब्लिस्टर कॉपर लिया है ये उसको हम एनोड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये आपका ब्लिस्टर कॉपर है। ठीक है, ये जो है ना, ये आपका प्योर कॉपर है जिसको हमने कैथोड बनाया है। इसका मतलब है यहाँ पे हमने निगेटिव को कनेक्ट किया है और यहाँ पे हमने पॉजिटिव को कनेक्ट किया है। तो हमें ब्लिस्टर कॉपर को एनोड ही क्यों बनाना है, क्योंकि वो हमें पता है कि एक्टिव एनोड जो होता है कि वो डिजोल्व होता है सॉल्यूशन में और प्रोड्यूस करता है प्योर कॉपर आयंस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनोड है वो एनोड इसमें डिजोल्व होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर प्लस प्लस। ठीक है,
तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और फॉर्मेशन ऑफ व्हाट कैटायन इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कॉपर क्या करेगा, कॉपर प्लस प्लस आयंस क्या करेगा इस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस करेगा। ये सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का। जो कॉपर प्लस प्लस है इट विल अट्रैक्ट टुवर्ड द कैथोड्स, it will gain the electron and reduction reaction take place and copper plus plus will deposit as a copper on the copper cathode। तो यहाँ पे जो भी कॉपर प्लस प्लस है कॉपर के फॉर्म में उसके ऊपर जम जाएंगे, उसकी सतह के ऊपर जम जाएंगे और आपको यहाँ पे प्योर कॉपर मिलेगा। ऐसा प्रोसेस आपको कंटिन्यूसली चालू रहेगा। जो भी उसमें जो भी इम्प्यूरिटी है वो इम्प्यूरिटी क्या होगा, ये नीचे सीधा नीचे जाएगा और यहाँ पे सेटल होगा। उसमें एक्टिव मेटल इम्प्यूरिटी भी होगा और इनएक्टिव मेटल इम्प्यूरिटी भी होगा। एक्टिव मेटल होगा तो नो डाउट कि वो नीचे सेटल होने वाला है, क्योंकि उसका जो पोजीशन है एक्टिविटी सीरीज में वो काफ़ी ऊपर है, तो उनको चांस नहीं मिलेगा डिपोजिशन। लेकिन हाँ, लेस एक्टिव अगर होगा तो वो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आप सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं कॉपर सल्फेट का, उसमें कॉन्सेंट्रेशन उन लेस एक्टिव मेटल इम्प्यूरिटी का बहुत ही कम है, क्योंकि सोल्यूशन अलग है, वही इम्प्यूरिटी अलग है। मान लो कि गोल्ड का इम्प्यूरिटी लेकिन सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो प्रायोरिटी कॉपर को मिलेगी। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन की वजह से सभी कॉपर क्या होता है डिपॉजिट होता है और सभी सिल्वर या फिर जो भी इम्प्यूरिटी है इम्प्यूरिटी नीचे बैठ जाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एनोड मड और उसको निकाल लिया जाता है। तो एक्चुअली उसका प्रोसीजर क्या है, तो हम थोड़ा सा प्रोसीजर भी स्टडी करेंगे। यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट हैपन, प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन cathode plates and impurities which are soluble and fall at the bottom of the cell as a anode mud or sludge। तो एट एनोड क्या होगा, ये जो ब्लिस्टर कॉपर है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कॉपर प्लस कैटायन और इलेक्ट्रॉन को देगा। ये कॉपर टू प्लस कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर डिपॉजिट होगा, प्योर कॉपर डिपॉजिट होगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। और जो भी आपका एम्प्योरिटी है जो कि एनोड मेड, जो एनोड है ना ये ब्लिस्टर कॉपर, जो इम्प्योरिटी है वो सीधा नीचे टैंक में सेटल होगा एज ए एनोड मेड। So whatever the copper is obtained, that copper is called as the pure copper. So pure copper is obtained from the blister copper. That process is called as the refining, or this method is called as the electro refining. By passing electrical current, we obtain the extra pure copper from the blister copper. That process is called as the electrolytic refining, और refining हम इसको बोलते हैं, refining is nothing but the obtaining the extra pure metal from the impure metal, called as the refining. So finally at the end you will get the 100%, not 100%, 99.99% pure metal you will get at the end of the refining process. So this is all about the what, the metallurgy of your copper pyrite copper. So फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगा, हमें ओर मिलते हैं, मिनरल मिलते हैं, उससे हम ओर को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसको हम क्रशिंग पल्वराइजेशन में डालेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन में हमने देखा फ्रूट फ्लोटेशन मेथड, फ्रूट फ्लोटेशन मेथड के बाद हम फिर से उसका कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, उसको हम बोलते हैं केमिकल कॉन्सेंट्रेशन। क्या किया हमने, रोस्टिंग किया, उससे हमें रोस्टेड ओर मिलता है। रोस्टिंग के बाद हम उसका स्मेल्टिंग करते हैं, स्मेल्टिंग के बाद हम उसका बेसिमराइजेशन करते हैं, और बेसिमराइजेशन के बाद हम लास्ट में उसका रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बाद आपको मिलता है प्योर कॉपर, प्योर मेटल। So this is all about the flow chart of metallurgy of your copper metal. So thank you for today's lecture. In the next lecture we will continue our discussion on physical properties and the chemical properties of your pure copper or a copper metal. So till then, goodbye.